हेलो बच्चों, कल मैं आपको लोकतंत्र के दोष या कमियां या अवगुणों के बारे में बता रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 6 लोकतंत्र के दोषों के बारे में समझाया था। जिसमें पहला था लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण, दूसरा है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता और तीसरा है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण और चौथा अवगुण है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता भ्रमपूर्ण है। पांचवा राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव और छठवां है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। और सातवां जो लोकतंत्र का दोष है, जिसे हम यहाँ से आगे पढ़ाएंगे, जिसका नाम है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। सार्वजनिक धन का तात्पर्य होता है कि जो आम जनता का जो पैसा होता है, जो आम जनता के हितों के लिए टैक्स के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है, उसका एक तरह से दुरुपयोग किया जाता है या वो खर्च किया जाता है इन चुनावों में। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है। यानी लोकतंत्र में जैसे मान लीजिए संसद की बैठक चलती है, तो एक दिन संसद की बैठक में करोड़ों रुपए का खर्च आता है। तो एक वर्ष में कम से कम 3 बार संसद की बैठकें चलती है। एक बजट सत्र के रूप में, दूसरा मानसून काल यानी वर्षा ऋतु के समय में चलता है और एक शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्र चलते हैं। अमूमन 10, 15, 20 दिनों तक उनका संचालन होता है। तो इतना सारा पैसा उस संसद सत्रों में खर्च होता है, लेकिन वहाँ आम जनता के हित में बात न करके नहीं, व्यर्थ की बातों पर ही समय को खर्च कर दिया जाता है। इस कारण से आम जनता के हित में जब निर्णय नहीं लिए जाते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो उसे कहते हैं सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण तथा कानून के निर्माण अत्यधिक धन व्यय होता है और समय की भी बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहस द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय और धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। इसी प्रकार आम चुनावों में भी राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो चुनाव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव। तो जो आम चुनाव का जो समय होता है, तो उस समय पर पूरे जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पूरे देश में होते हैं, जिसमें बहुत सारा धन व समय की बर्बादी होती है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है। कहने का तात्पर्य होता है कि जो विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, ऐसे देशों के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उचित नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। दूसरी ओर इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी होती है। यानी लोकतंत्र में कार्य समय पर नहीं हो पाते और सही ढंग से नहीं हो पाते। उदासीन मतदाता, ये आपके 8वां दोष है लोकतंत्र का। लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनावों में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते। तो जब भी चुनाव का समय होता है तो चुनावों पर चर्चा तो व्यक्ति खूब करते हैं, लेकिन अपना जो वास्तविक कर्तव्य होता है उसको वो पूरा नहीं करते। जैसे उनका वास्तविक कर्तव्य होता है कि चुनाव के समय में अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन बहुत ही कम लोग अपने मतदान का प्रयोग करते हैं।
तो राजनीतिक दलों तथा उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद, यानी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में लोगों को जागरूक करती हैं मतदान के लिए, उधर उम्मीदवार भी लोगों से कहते हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद मतदान में 50 से 60% के बीच में मतदाता भाग लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती है। इसके अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते हैं तो प्राय कम योग्य तथा अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। यानी अगर कोई गलत उम्मीदवार चुनाव में जीतता है तो उसके लिए दोषी मतदाता ही होते हैं। एक तो वो मतदाता जो चुनाव में मतदान करने जाते हैं और गलत व्यक्ति को वोट डालते हैं। दूसरा, वो व्यक्ति जो मतदान में भाग लेने ही नहीं गए। अगर वो मतदान में भाग लेने जाते और एक उचित उम्मीदवार को चुनाव में वोट देते तो वो अच्छा व्यक्ति चुनाव में जीतता, न कि गलत प्रकार या गलत प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। 9वां दोष है संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रित होती है। इस प्रणाली में शीघ्र और गुप्त निर्णय संभव नहीं होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमज़ोर सिद्ध हुए थे। तो जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ पर निर्णय लेने में, युद्ध की नीतियाँ बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा खर्च होता है और बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जो गुप्त नहीं रखे जा सकते हैं। तो इस कारण से लोकतंत्र को संकट काल की दृष्टि से कमज़ोर शासन माना जाता है। अब 10वां जो दोष है, लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं। तो साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवादी युद्ध एवं साम्राज्यवाद को जन्म देता है, अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध एवं राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी दिख पड़ रहे हैं, किंतु उनकी नीतियां एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही हैं। तो कहने का तात्पर्य होता है कि धीरे धीरे देशों में नई नई व्यवस्थाओं का उदय हुआ और उनका वो प्रचार प्रसार भी बहुत बढ़ चढ़ कर के कर रहे हैं। लेकिन आज भी जो बहुत सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो उनकी नीतियां एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही है, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। तो पहले उपनिवेशवाद था, अब नव उपनिवेशवाद। कहने का पहले तो ये होता था उपनिवेशवाद में कोई देश दूसरे देश पर आधिपत्य या कब्जा करके बैठ जाता था, वहाँ का सारा सिस्टम उनके अनुसार चला जाता था। जैसे हमारा भारत देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था, तो हमारा भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश या इंग्लैंड का उपनिवेश था। अब इस प्रकार की व्यवस्था तो नहीं, लेकिन देशों ने दूसरे देशों को अपने अधीन करने के नए नए तरीके अपना रखे हैं। जैसे उनको धन वगैरह दे करके या कर्ज दे करके नहीं, और अपने अधीन कर लेना, उनसे अपने अनुसार सारे कार्य या गतिविधियां करवाना। तो वो एक तरह से नव उपनिवेशवादी कहलाता है।
वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका और एशिया की अर्थव्यवस्था को अपने हित में प्रभावित कर रहे हैं। साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में भी लोकतंत्र और पूंजीवाद की साठगांठ है और यह विश्व शांति के लिए खतरा है। तो ये आपके दोष हैं। तो मैंने आपको लोकतंत्र के गुण और दोषों के बारे में पढ़ाया है। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, यानी अगर हमें लोकतंत्र को सही ढंग से आगे तक क्रियान्वित करना है या लोकतंत्र को बनाए रखना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना आवश्यक है। तो ये आपके अच्छा प्रश्न है। अब तक बोर्ड में कम से कम 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो उसमें ज़्यादातर 4 लोकतांत्रिक सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में उसमें पूछा गया है और आपके बुक में 16 आवश्यक परिस्थितियाँ दे रखी हैं। तो कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने पर उसका पतन हो जाता है। यह बात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में भी सत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अनेक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना की गई, किंतु अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली असफल हो गई और इसका स्थान अधिनायकवाद ने ले लिया। यानी कई देशों में प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोकतंत्र की स्थापना तो हुई थी, लेकिन वो लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। उसका कारण था कि जो लोकतंत्र के लिए परिस्थितियाँ चाहिए या जो परिस्थितियाँ उपयुक्त हैं वो उनको नहीं मिल पाई, जिसके कारण लोकतंत्र तुरंत ही या कुछ समय बाद ही काय में परिवर्तित हो गया, अधिनायकवाद में। कहने का तात्पर्य किसी एक व्यक्ति ने सारे सिस्टम या शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। वर्तमान एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीपों में भी अनेक देशों में लोकतंत्र शासन का पतन हुआ है, क्योंकि इन देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों या परिस्थितियों का अभाव रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का होना ज़रूरी है। तो जिसके अंतर्गत हम पहली आवश्यक परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, वो है शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह ज़रूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। तो यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए पहली परिस्थिति है कि देश में शांति का माहौल हो, कोई भी युद्ध या लड़ाई झगड़े की स्थिति न हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है और वह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। किंतु जब देश में राजनीतिक स्थिरता व व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं अथवा बाहरी आक्रमण होता है, तो सरकार राष्ट्र की अखंडता तथा सुरक्षा के लिए सत्ता का केंद्रीकरण करती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता तक पर पाबंदियां लगाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब देश में शांति का माहौल होगा, कहीं कोई युद्ध या लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति नहीं होगी, तो लोगों को स्वतंत्रता भी मिलेगी और सत्ता का विकेंद्रीकरण, यह शासन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में विभाजित होगा। लेकिन अगर देश में लड़ाई झगड़ा या किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, अर्थात सत्ता कुछ लोगों तक ही सीमित हो जाती है और लोगों की स्वतंत्रता पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। इस स्थिति में लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है और अधिनायक तंत्र की स्थापना होती है।
अतः लोकतंत्र में शांति व्यवस्था आवश्यक है। तो यहाँ से आगे हम लोकतंत्र की स्थापना या सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उनके बारे में कल आपको समझाएंगे।